हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं और हमारी लास्ट स्लाइड थी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, वही कि जो 12 मंथ्स के पीरियड के विद इन सेटल हो जाएं। करंट लायबिलिटीज़ आर टोटली ऑपोजिट टू द नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमने डिस्कस किया था कि मोर देन 12 मंथ्स यानी कि मोर देन 1 ईयर वो हमारे साथ स्टे करती है, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा हमारी क्या है ऑब्लिगेशन रहती है उन्हें पे करने में। और करंट लायबिलिटीज उसके ऑपोजिट की विद इन 12 मंथ्स हम इसे पे कर देते हैं और अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो हम फिनिश कर देते हैं। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। करंट लायबिलिटीज वो वाली लायबिलिटीज होती है वो जो ये सारी कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन या कोई भी एक क्राइटेरिया क्या है सेटिस्फाई कर देती है। सबसे पहले है कि कंपनी के जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में एक लायबिलिटी सेटल हो जाए, हम उसे करंट लायबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट है कि कंपनी का मेन पर्पस ही उस लायबिलिटी का रखने का हो कि वो ट्रेडेबल है, यानी कि उसे विद इन 12 मंथ्स हम क्या है सेटल कर देंगे, कि ट्रेड कर देंगे आगे। उसके आगे है कि जो 12 मंथ्स के पीरियड के विद इन जो हम सेटल कर दे, हम उसे क्या कहते हैं करंट लायबिलिटी। ये जो हम 12 मंथ्स कह रहे हैं, ये 12 मंथ्स क्या है कि विद इन द 12 मंथ्स विद इन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है हमारी बैलेंस शीट तो 31 मार्च तक क्या है ये सेटल हो जानी चाहिए। और ये जो डी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा डिफरेंट है एंड ये कम डिस्कस किया जाता है। इसमें क्या है कि वो जो लायबिलिटी है उसका ये नहीं होना चाहिए कि उसकी जो पेमेंट है पेमेंट पीरियड को डेफर किया जाए, यानी कि आगे के आगे शिफ्ट किया जाए, टाल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो करंट लायबिलिटी है विद इन 12 मंथ्स क्या है सेटल हो जानी चाहिए। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे करंट लायबिलिटीज के पार्ट। करंट लायबिलिटीज के आगे कौन से सब हेड्स होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लायबिलिटीज है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है, ट्रेड पेबल्स क्या है। सबसे पहले मैं ट्रेड पेबल्स के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने नोट्स में नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया इस बार क्योंकि मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया था नॉन करंट लायबिलिटीज के टाइम, क्योंकि उसमें भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में ट्रेड पेबल्स में था। ट्रेड पेबल्स के बारे में था कि ट्रेड पेबल्स अगर स्पेसिफिकली नेचर बोला गया हो कि मोर देन 1 ईयर है, फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। बट ट्रेड पेबल्स अगर जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले तो यही पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ट्रेड पेबल्स होते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। क्रेडिटर्स यानी कि कंपनी ने जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, और बिल पेबल्स की जो बिल्स के अकॉर्डिंगली हम पे करेंगे। और अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन सी होती हैं, जो 12 मंथ्स के विद इन हम क्या है पे कर देते हैं। और ये 12 मंथ्स वही बार बार आ रही है चीज की जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंगली, या फिर क्या है विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो हम इसे सेटल ऑफ कर देते हैं। इसकी आगे क्लासिफिकेशन बताई गई है। सबसे पहले है लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। वो वाले लोन्स जो हम पे कर देते हैं ऑन डिमांड, जैसे बैंक कह रहा है कि आपका टाइम पीरियड खत्म होता जा रहा है तो आप मुझे क्या है अभी पे कर दो, या अभी क्या है डिस्काउंट पे कर दो, तो वो क्या है लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। या कोई इंस्टीट्यूशन और भी कह सकता है कि आई वांट माय मनी बैक, तो उसी टाइम पे मुझे क्या है पे कर दो। तो जब भी कोई डिमांड करे और लोन्स रीपे हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं हम लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, एंड दैट आर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर द मेन हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम द बैंक्स। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट क्या होता है कि अगर हमारी क्या है लिमिट 4 लाख की है, हमारे अकाउंट में क्या है 4 लाख है, लेकिन हमें क्या है फैसिलिटी मिल रही है कि हम क्या है
और ज़्यादा जो है कैश को क्या है निकाल सकते हैं, और ज़्यादा कैश यूज़ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मौजूद है हमारे पास। तो उसमें क्या होता है कि हम 5 लाख भी निकाल सकते हैं कैश, 5 लाख भी यूज़ कर सकते हैं, 6 लाख भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 4 लाख से ज़्यादा एक्सीडिंग अमाउंट होगा तो हम लायबल है बैंक को पे करने के लिए, क्योंकि हमने क्या है अपनी फैसिलिटी यूज़ करके अपनी जो कैश है उसका जो क्रेडिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो अपना कैश था वो तो 4 लाख था, बाकी जो अमाउंट थी वो तो ऐसे हो गया ना जैसे हमने किसी से क्रेडिट से लिए हो फिर ही हम यूज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है अगर हमने किसी पार्टी से लोन लिया है और हम 12 मंथ्स के पीरियड के विद इन उसे दे रहे हैं, वापस रीपे कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोई भी डिपॉजिट्स किए हुए हैं या फिर कोई भी लोन्स एंड एडवांस जो स्पेसिफिकली नेचर का बताया गया है कि वो क्या है 12 मंथ्स के विद इन वो सेटल हो रहा है। उसके आगे है अदर करंट लायबिलिटीज। अब ये अदर करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? अदर करंट लायबिलिटीज जो किसी भी हेड में ना आए। सबसे पहले हमने हेड पढ़ा था कि ट्रेड पेबल्स के बारे में, उसके बाद था शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर ये तीनों हेड में वो वाली लायबिलिटी नहीं आ रही बट वो करंट लायबिलिटी है तो उसे हम किस हेड में प्लेस करेंगे? अदर करंट लायबिलिटीज के हेड में। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। अदरवाइज आप कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है इसके पॉइंट्स में कि ये तो लॉन्ग टर्म के लग रहे हैं लेकिन ये करंट में कैसे आए। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में ही। सबसे पहले अमाउंट दी गई है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जैसे कोई भी डेट है सपोज 10 लाख का, वो रीपेबल है आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 लाख को 10 ईयर से डिवाइड किया, यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन क्या बनती है पर ईयर 1 लाख। तो ये 1 लाख की जो भी मैच्योरिटी आएगी विद इंटरेस्ट भी आ रही है तो वो क्या है? करंट मैच्योरिटीज, यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन है कि इस साल इतना अमाउंट पे करना ही करना है। नेक्स्ट है करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी लैंड प्रॉपर्टी हमने लीज पे ली गई है और इस ईयर के अकॉर्डिंगली कोई भी उस पर कोई भी मैच्योरिटी, कोई भी अमाउंट जो हमने रीपे करनी है वो बन रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन है कि हमने वो वाली अमाउंट क्या है पे करनी है इस साल। तो दैट्स वाई ये क्या है? करंट लायबिलिटी है। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, कि कोई भी इंटरेस्ट एक्यू हुआ है एंड ड्यू भी है बोरिंग्स पे। एक पॉइंट अपना पीछे छूट गया है कि इंटरेस्ट एक्रू है बट ड्यू नहीं है बोरिंग्स पे, कि अभी वो ड्यू नहीं हुआ लेकिन बट वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम कौन सी होती है रिसीव्ड इन एडवांस? जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी रेंट अपने क्या है कि रिसीव किया हुआ है, कोई इनकम रिसीव्ड की हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड। जैसे शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं लेकिन अभी पे नहीं किया हुआ, लेकिन इस साल, हर साल तो हम पे करते करते तो इस साल भी करना है, तो वो वाला जो डिविडेंड की अमाउंट है उतनी अमाउंट के साथ हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी अराइज हो जाएगी इस साल। उसके बाद है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन। इसमें क्या है कि जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की गई है फॉर अलॉटिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, तो उस पर कोई भी ड्यू है, रिफंड या इंटरेस्ट है, वो तो कंपनी लायबल है टू पे टू इट्स शेयर होल्डर्स या कोई भी पर्सन है जिसका वो अमाउंट ले रही थी। इसकी एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि जैसे एक कंपनी के 10,000 शेयर्स थे लेकिन उसको रिसीव हुई एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट 20,000 शेयर्स, तो ये क्या है? 10,000 शेयर एक्सेस में आ गई है उसकी एप्लीकेशन मनी, तो वो 10,000 शेयर्स हैं तो 20,000 तो अलॉट करेगी नहीं कंपनी, तो वो क्या है? 10,000 शेयर्स की जो एक्सेस मनी है वो उनको क्या है? रिफंड करेगी। तो वो जितनी अमाउंट रिफंड करेगी उनकी विषय के, अगर उसके ऊपर तो इंटरेस्ट बनेगा तो फिर कंपनी क्या है? उनको इंटरेस्ट भी देगी, नहीं तो उनकी तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो रिफंड होएगी। तो वो क्या है? कंपनी की करंट लायबिलिटी है कि जो अमाउंट आपके पास आई है एक्सेस, तो वो आप क्या करना पड़ेगा? उसको वापस करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया कि कोई भी अनपेड कोई भी मैच्योर डिपॉजिट्स है जो अभी तक पे नहीं किए कंपनी ने, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बनता है तो वो कंपनी क्या है? पे करने के लिए लायबल है। तो एक बार आप अच्छे से देख लो कि इसके अंदर कौन कौन से हेड्स आते हैं।